Nishant bhai, thank you. Keyur bhai, and sir, thank you for enlightening us. Uh, Everyone, my name is Sumit. So on banking and finance, so I just wanted to tell you some of the basics that as bankers we see when we evaluate any financing project, especially any financing project which involves underlying asset being treated as green asset. So जो पहला 4 पार्ट्स में बता, फर्स्ट पार्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. मैंने बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें फाइनेंशियल्स आर लाइक हेयर एंड देयर इज नो गवर्नेंस दैट इज फॉलोड. तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है. अब कितना एसेट्स पे कितना लोन ले रहे हैं, कितना लेवरेज कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल. तो उसका एक आपको एक स्मॉल आपको एक एग्जांपल देता हूँ. Steel sector to which you all belong to, steel goes through cyclicity, and in the cyclicity the EBITDA per ton just goes up and down every 5 years. So उसका एक बहुत ही सिंपल आपको एक फंडा में दे रहा हूँ आज कि अगर आप एवरेज EBITDA देखें 5 साल का, तो debt to average EBITDA of 5 years should not be more than 3.5 to 4x. That is the maximum you should leverage your balance sheet to. So ये अगर maintain करेंगे financial discipline, then banks should not have any problem in financing you. That's point number 1. Second point is about underlying asset. तो अगर मेरे पास में प्रपोजल आया, अभी लास्ट वीक की मैं बात बता रहा हूँ. So there was a proposal that came. Now the promoter wants to put up a new plant. Okay, the new plant capex, they are saying is about 350 crore. Out of the 350 crore, there is interest during construction period itself is like 58 crores. So these kinds of proposals, they just don't work. Underlying asset आप क्या कर रहे हैं, you should be very clear. How much efficiency the underlying asset will bring, that is very very important. And projections जो आप बना रहे हैं based on the asset, वो इस तरह से होने चाहिए कि कंजर्वेटिव टाइम में भी, लो साइकिल में भी आपको एसेट से रेवेन्यू आए और प्रॉफिट आए. सो दैट इज ऑन द अंडरलाइंग एसेट. अब विद इन दिस अगर वो अंडरलाइंग एसेट है जो कि सस्टेनेबल लिंक गोल से है, SLB जिसे हम बोलते हैं, तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें कि इनएफिशिएंट मैकेनिज्म को निकाल के और लेस एमिशन कर रहे हैं, देन बैंक विल डेफिनेटली प्रायोरिटाइज दैट ओवर एनी अदर एसेट. दैट्स ए गिवन. थर्ड थिंग इज प्रमोटर्स. तो प्रमोटर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स आप कैसे मेंटेन करते हैं. प्रमोटर्स का अपने किस तरह से आप प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं, क्या डेटा आप बैंक को देते हैं, बैंक उस पर कैसे उसको किस तरह से देखता है. अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो समझ में आता है बैंकर्स को, और समझ में आता है तो इट एक्चुअली इंक्रीजेज माय डिस्कम्फर्ट. तो गवर्नेंस स्टैंडर्ड एंड प्रमोटर्स का जो स्टैंडिंग है मार्केट में, दैट इज थर्ड एस्पेक्ट वी सी. एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कमर्शियल. तो कमर्शियल्स में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका अंडरलाइन कितना अमाउंट चाहिए, कितना डेट टू इक्विटी रेशो है, और क्या फाइनली उसमें क्या रेट पे हम कर रहे हैं. तो कमर्शियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसमें आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ रैरॉक. तो ये एक थोड़ा मैं चाहूँगा कि एक आप अटेंशन दें इसको. हम एज ए बैंकर हाउ डू वी सी व्हेन एनी प्रपोजल कम्स. तो रैरॉक इज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल. आई विल रिपीट, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल. तो अगर आपने कुछ प्रपोजल सबमिट किया बैंक को कि आप चलिए 500 करोड़ दे दीजिए या 200 करोड़ दे दीजिए और मेरे को 9% पे दे दीजिए, तो वो ऐसा सिंपल नहीं होता है. हम लोग क्या करते हैं, हम उसमें देखते हैं कि हमारा जितना हम कैपिटल बैंकर लगा रहा है उसके ऊपर, व्हाट इज द रिटर्न वी आर गेटिंग. वो रिटर्न के हिसाब से हम आपको प्राइसिंग करते हैं कि वेदर 9% होना चाहिए, 10% होना चाहिए या 8.5% होना चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन अंडरलाइंग एसेट. और रैरॉक का सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है रेटिंग. तो रेटिंग अगर आपका जितना अच्छा होगा उतना ही रैरॉक हमारा बेटर आएगा, उतना ही प्राइसिंग आपका कम होगा. तो रेटिंग पे हमारे भाई साहब बैठे हैं रेटिंग के लिए, वो आपको बताएंगे. तो दिस इज फ्रॉम माई साइड. दीज आर द 4 थिंग्स आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑन फाइनेंसिंग. थैंक यू.